चलिए, तो अभी तक हमने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा, यूनिट 5, यूनिट 6 पढ़ा हमने लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो आपका यूनिट 5 जो हमने पढ़ा था मैथमेटिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, वहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ पे हमने जो रेशियो पढ़ा था और जो हमने एवरेज पढ़ा था, ठीक है, और क्या पढ़ा था, और परसेंटेज। आप देखेंगे कि इन्हीं सब के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये सारे जो है आपका रेशियो, एवरेज और परसेंटेज के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू हमारा जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, लेकिन यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, एवरेज, परसेंटेज और रेशियो। इसको आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा जो हमने प्रीवियस में पढ़ा है। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट, उनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, वो आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जब हम करते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी होगी और घर में भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो यूनिट 7 हमारा है डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि टेबुलर फॉर्म में 5 क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं। उन अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द टेबल, इस टेबल के बेस्ड पे हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो उन्हीं की प्रैक्टिस सेशन से हम देखेंगे क्या होता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली आपका सिलेबस में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है सोर्सेस, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। उसके बाद है क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें बार है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट एंड मैपिंग ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा ऑफ गवर्नेंस, ये सारे उसमें आते हैं। बेसिकली ये आपका बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सब बहुत रेयर आता है, लेकिन फिर भी हम इनके एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बेसिकली आपका टेबल चार्ट ही आता है जिसमें आपको एक टेबल चार्ट दिया होता है जिसमें नंबर वगैरह कुछ कुछ लिखा होता है। उसमें अलग अलग तरह के डेटा होते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स का हो सकता है या फिर कोई कंपनी का हो सकता है या किसी भी तरह का डेटा होता है नंबर्स में। उस नंबर के बेसिस पे आपको क्या करना होता है, उसका इंटरप्रिटेशन करना होता है, उसमें जो प्रश्न दिया होता है उस प्रश्न को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास जो होता है, नंबर्स में हमारे पास जो डेटा होता है, उसको हमें क्या करना होता है, कंप्रेहेंसिव टेक्स्ट बुक, ग्राफ या टेबल में जो हमें दिया होता है उसका इंटरप्रिटेशन करना होता है। लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग, कि उसका परसेंटेज क्या होगा, उसका एवरेज क्या होगा, ये आपको आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको सोचना होता है कि कौन से डेटा को हम कहाँ से यूज करेंगे और उसका आंसर हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इसमें होता है। उसके बाद क्या होता है, टाइप ऑफ डीआई। तो डीआई अलग अलग तरह का होता है, पाई चार्ट भी होता है, हम देखेंगे आगे, लाइन चार्ट्स होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं, टेबुलर डाटा होता है, मिक्स्ड ग्राफ भी होता है। ठीक है, तो पाई चार्ट्स कैसे होते हैं, लाइन चार्ट्स में क्या कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इन सब का भी हम एक एक सॉल्व करेंगे आगे। बेसिकली आपका मेजोरिटी क्वेश्चन जो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, वो 3 ही सेक्शन पे बेस्ड होता है। पहला आपका रेशियो पे, एवरेज पे और परसेंटेज पे। इससे आगे डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली आप देखेंगे या तो उसमें आपको एवरेज निकालने बोलेगा या उसका परसेंटेज या रेशियो, इस तरह से ही उसमें आपको कुछ ना कुछ निकालने के लिए बोला जाएगा, प्लस माइनस करने को बोला जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपका इसमें और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको अगर ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, किस डाटा को कैसे यूज़ किया जाता है, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी हार्ड नहीं जाएगा। ठीक है, और इसमें बेसिकली आपका प्रैक्टिस का भी ज़रूरत होता है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं के बेस पे हम लोग कुछ ये आपका 2020 में एक प्रश्न आया हुआ था, ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन जब भी आप लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली रीड करना है, पढ़ना है उसको। ठीक है, पहले आपका दिया हुआ था फॉलोइंग टेबल शोन द नंबर ऑफ बेड्स इन ईच हॉस्पिटल। ठीक है, ये जो टेबल है वो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बेड दिया हुआ है, हॉस्पिटल है, अलग अलग हॉस्पिटल। ठीक है, कौन कौन से, ए बी सी और डी, ये 4 हॉस्पिटल है हमारे पास, और उसमें नंबर ऑफ बेड दिए हुए हैं। ए हॉस्पिटल में कितना बेड है, 100, बी हॉस्पिटल में 50, सी हॉस्पिटल में 100 एंड डी हॉस्पिटल में 50 बेड दिए हुए हैं। ठीक है,
in the bracket and the number of patients admitted at different hospital for the disease in a particular day। ठीक है, मतलब कि किसी एक दिन में के लिए वायरल डिजीज के लिए ए हॉस्पिटल में 30 लोग एडमिट होते हैं। ठीक है, बी हॉस्पिटल में 15 लोग एडमिट होते हैं, सी हॉस्पिटल में 35 लोग और डी हॉस्पिटल में 10 लोग एडमिट हुए हैं। ठीक है, मतलब कि इतने बेड उसमें क्या हो गया, एक्यूपाई हो गए हैं। उसी तरह हार्ट डिजीज के लिए 35 लोग और इसके लिए बी हॉस्पिटल में 10 लोग, सी हॉस्पिटल में 30 लोग और डी हॉस्पिटल में 10 लोग। किडनी डिजीज के लिए भी यहाँ पे मे बी एक और जो है ये वाला टेबल आप याद रख लीजिए, इसको बना लीजिए। चौथा वाला वहां पे कट गया है। ठीक है, चौथा वाला जो है आपका वहां पे कट गया है। एक मिनट में इसको देखती हूँ। ये और ठीक से काम नहीं कर रहा है अभी, पता नहीं क्यों। तो आप इसको एक बार देखिए। ठीक है, और चौथा भी है वहां पे लीवर डिजीज के लिए, तो उसमें हम लोग को देखना है। ये इस तरह से पहले आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको आपको केयरफुली पढ़ना है। अरे क्या हो रहा है आज, पता नहीं चल रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चार इस तरह से हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन द डेटा ऑन द टेबल। ठीक है, जो टेबल दिया हुआ है उस बेस पे आपको क्या करना है, जो प्रश्न दिए हुए हैं, आंसर द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए टू हॉस्पिटल बी। ठीक है, जब भी आप रेशियो निकालते हैं तो ये बात याद में रखना है, जो जिसको पहले बोला गया है उसको आपको पहले रखना है ऊपर में, और जिसको नीचे बोला गया है उसको नीचे में रखना है। ठीक है, तो क्या बोला गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ए टू द हॉस्पिटल बी। ठीक है, हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल बी में टोटल पेशेंट एडमिट हुए उसका रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, तो टोटल पेशेंट कितने एडमिट हुए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल ए के लिए इसको सारे को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस कीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, 5 5 10 कैरी आया 1, तो यहाँ पे 3 3 6 7 8 9 90। ठीक है, ए में टोटल कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं, 90 पेशेंट। और बी में टोटल पेशेंट कितने एडमिट हुए हैं, प्लस कर लीजिए, 15 15 30 और 35 पेशेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 90 और 35, है ना, यही है हमारे पास। अब उसके बाद इसका क्या निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो में हमें क्या करना होता है, कॉमन नंबर जो होता है उसको कटा देना है ना। कॉमन नंबर जो हमारे पास है उसको कटा देना है, तो 5 7 35, 5 एकम 5, कैरी आया 4, 5 अट्ठे 40, कितना हुआ, हमारा जो ऑप्शन सी है 18:7, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। रेशियो कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, हमने जब मैथ पढ़ा था तब मैंने बताया था कि ऊपर और नीचे हमें रखना है, और जो भी कॉमन नंबर है उसे हमें क्या कर देना है, कटा देना है, हटा देना है। ठीक है, तो इसमें से कॉमन नंबर हमने हटाया, 5 से कटा दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया 18:7, ये हमारा क्या है, रेशियो है हॉस्पिटल का। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया भी हुआ है, मैंने यहाँ पे आपके सॉल्व करने के लिए रख भी दिया इसके जो आंसर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल सोन द टोटल नंबर ऑफ बेड्स इन ईच हॉस्पिटल इन ब्रैकेट एंड नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड एट डिफरेंट हॉस्पिटल फॉर डिजीज ऑन अ पर्टिकुलर डे बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा होगा।
आपको अब बार बार नहीं पढ़ना है इसको पढ़ना है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेशेंट एडमिटेड फॉर वायरल डिजीज टू द किडनी डिजीज। अभी किसके लिए रेशियो पूछा था, ए और बी के लिए। अभी किसके लिए पूछा जा रहा है, वायरल डिजीज के लिए और किडनी डिजीज के लिए। तो वायरल डिजीज में जितने भी पेशेंट हुए हैं उसको ऐड कीजिए, और किडनी डिजीज में जितने भी पेशेंट एडमिट हुए हैं उसको ऐड कीजिए, और वायरल डिजीज को ऊपर रखिए, किडनी डिजीज को नीचे रख के कटा दीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए। बहुत इजी है, कभी कभी आपके डीआई बहुत इजी आ जाते हैं, आपको बस समझने का वो होता है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने मैथ्स में भी आपको बताया था, लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको बताया था, और आपको मैं डीआई में भी बता रही हूँ, ये तीनों ही यूनिट आपके सॉल्व करने पे बेस्ड हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये चीजें आपको क्लियर होंगी। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। हो रहा है, वायरल डिजीज को ऐड कीजिए और किडनी डिजीज में जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ऐड कीजिए, फिर उनको वायरल डिजीज को ऊपर रखिए, किडनी को नीचे, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कितना है देखिए, ऐड करेंगे क्या होगा, 5 5 10, ठीक है। कैरी आया कितना, 1 2 5 6 और 3 9, 90 हुआ इसका भी, है ना। और इसका कितना हुआ, 15 15 30 और 40, नीचे कितना हो गया आपका 40। तो कितना हो गया हमारा, 0 0 कट गया, कितना बचा, और तो कटेगा नहीं, तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बस इतना इजी है, देखिए कोई इसमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको क्या करना है, प्रश्न को आपको समझ में आना चाहिए, ये सबसे इसका बड़ा टेक है। अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और प्रश्न समझने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, इसमें दिया गया है व्हाट इज द परसेंट ऑफ लीवर डिजीज पेशेंट एडमिटेड इन द ऑल हॉस्पिटल फ्रॉम द टोटल पेशेंट एडमिटेड, ठीक है। सिर्फ लीवर डिजीज का आपको करना है, लीवर डिजीज को ऐड कीजिए, और टोटल पेशेंट जितने भी ऐड हुए हैं उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे 90 हुए थे, यहाँ पे कितने हुए थे, 40 हुए थे, इसको ऐड कीजिए और इसको ऐड कीजिए, तो कितना होगा यहाँ पे 35 30 10 10, है ना। तो कितना हो गया, 40 50 60 70 80 85 हो गया ये, है ना। और ये क्या है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 20 30 35, ठीक है। लीवर डिजीज में हमारे कितने हैं, 35 हैं, और टोटल इसके बाद इसको टोटल कर लीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितने पेशेंट हुए हैं, ठीक है। तो हमारे कितने पेशेंट हुए हैं, 5 5 10, कैरी आया, एक नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया कितना 10, ठीक है। फिर इसको हम लोग ऐड, कैरी आया 1, तो कितना हो गया 4 4 8 4 4 4 8 8 8 16 16 और 8 24 1 25, टोटल कितने पेशेंट एडमिटेड हुए हैं, 250 पेशेंट एडमिट हुए हैं, और उसमें से लीवर डिजीज का परसेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो परसेंट हम कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा कि जिसका हमें परसेंट निकालना होता है हम उसको क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, जितने में से निकालना होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, और क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, टोटल को हम नीचे रखते हैं, है ना। ऐसे ही तो हम निकालते हैं, जैसे आप टोटल नंबर आपके बीएससी में कितना है 500 है, उसमें से आपको 400 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास टोटल नंबर कितना है 250 है, उसमें से हमें 35 नंबर मिला हुआ है ना। तो 35 को हम ऊपर रखेंगे, 250 को नीचे, और 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 0 कट गया आपका, 5 2 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 7 जा, तो 7 2 जा कितना हो गया 14%, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या आ गया, डी। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है या नहीं, ये बताइए। हाँ दीदी क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, 14% आपका हो गया। नेक्स्ट आपका इसी में हमेशा डीआई में 5 प्रश्न होता है, ठीक है।
तो आगे आप देखेंगे विच डिजीज ऑक्यूपाई हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड इन ऑल द हॉस्पिटल्स। ठीक है, अब देखिए इसी से हम निकाल सकते हैं, अब इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कौन सा डिजीज जो है वो सबसे ज्यादा नंबर में वो किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि वायरल डिजीज में 90 है, हार्ट डिजीज में 85 है, किडनी में 40 है और लीवर में 35 है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? वायरल डिजीज। ठीक है, आप ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे हर को आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो डेटा आपने पहले निकाल रखा है उसको याद में रखना है। इसीलिए जब भी आप रफ में अगर आप अपना डीआई सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा फेयर की तरह सॉल्व कीजिए, मतलब कि उसको दोबारा अगर आपको कहीं से वो डेटा देखना है, पीछा वाला डेटा देखना है, तो आपको दिखे। ऐसा नहीं कि इतना कचरा कर दिया है कि हमें पीछे वाला डेटा हमें समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा आपको डीआई कैसे सॉल्व करना है, फेयर में जैसे आप सॉल्व करते हैं, जैसे आप फेयर कॉपी बनाते हैं तो सॉल्व करते हैं, उसी तरह से आप उसको सॉल्व कीजिए, ताकि आपको पिछला वाला डेटा अगर आपको देखना है, आपको वहां से डेटा लेना है तो आप उसको ले सकें। ठीक है, तो अभी हमने देखा वायरल में कितना है, 90 है, हार्ट में 85 है, इसमें कितना है, 40 है, और इसमें कितना है, 35। 35। ठीक है, तो हमारा क्या है, सबसे ज्यादा किसमें है, वायरल वाला बेड, वायरल डिजीज में बेड सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई हुआ है। तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं था, पिछला डेटा हमारे पास था, उसी से हमें क्या कर देना था, यहाँ पे वायरल निकाल देना था। ठीक है, तो आपका क्या होता है, जब भी आप डीआई सॉल्व करते हैं तो 5 क्वेश्चन जो आपका रहता है, तो उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मॉडरेट टू हाई लेवल का रहता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका ऐसा रहता है कि जिसमें बहुत कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना होगा, पिछला डेटा आप यूज करके उसको निकाल सकते हैं। इसीलिए डीआई जब भी आप सॉल्व करें तो उसको क्या करें, फेयर की तरह सॉल्व कीजिए, ताकि आप पिछला डेटा ले सकें, आपको उसमें टाइम ज्यादा लगाना ना पड़े। ठीक है, आप 20 मिनट कम से कम डीआई के लिए निकाल के रखिए, 20 मिनट, 20 मिनट से अगर आप कम डीआई के लिए निकालते हैं तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट इसका है, इस क्वेश्चन में लास्ट है आपका, इसमें बोला गया व्हाट इज द टोटल परसेंट ऑफ यूटिलाइज्ड बेड। ठीक है, टोटल यूटिलाइज्ड बेड, अभी हमने निकाला था टोटल यूटिलाइज्ड बेड कितना था, 250 निकाला था ना, इसके प्रीवियस वाले में याद होगा आपको। हमने इसको प्लस किया था, 90 हुआ था, यहाँ पे 85 हुआ था, यहाँ पे 40 हुआ था और यहाँ पे 35 हुआ था, और इन सबको हमने प्लस किया था तो कितना था, 250। ठीक है, यहाँ से आपका डेटा निकल गया। अब टोटल अनयूटिलाइज्ड, सॉरी अनयूटिलाइज्ड बेड बोला है। ठीक है, तो ये तो यूटिलाइज्ड है, 250 हमारा कितना है, यूटिलाइज्ड है, यानी कि इतना यूज हो चुका है। और टोटल बेड हमारे पास कितने हैं, देखिए 100 50 100 50, यानी कि कितना हुआ, 100 100 200 और ये 300, हमारे पास टोटल बेड कितना है, 300, और उसमें से 250 यूज हो चुका है। ठीक है, तो कितना यूज नहीं हुआ है, कितने बेड यूज नहीं हुए हैं, 50 बेड यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसी का हमें परसेंटेज निकालना है अनयूटिलाइज्ड बेड का। ठीक है, 50 हमारे पास यूज नहीं हुए हैं, टोटल बेड हमारे पास कितने हैं, 300, और हमें क्या करना है, परसेंट निकालना है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 0 0 आपका कट गया, 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, कैरी आर 2, 6 मतलब ये कितना आता जाएगा, 6.666 आता जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व किया जा रहा है, बहुत इजी है देखिए। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, क्लियर है। बस हाँ आपको दीदी। प्रश्न को समझना पड़ेगा, अगर आप प्रश्न नहीं समझेंगे तो फिर आपको आगे आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आप प्रश्न पहले अच्छे से समझिए, और प्रश्न समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम एक एक वैसे यहाँ से प्रश्न आता नहीं है कभी, अभी तक मैंने नहीं देखा है, पहले बहुत पहले आया हुआ है। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर आपके पास पाई चार्ट आ गया, अगर आपके पास लाइन चार्ट आ गया, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई बार ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न आ गया, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो रहता है जिसमें आपका एक गोला बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, एक गोले के अंदर परसेंटेज में आपको कुछ चीजें दिखेंगी, उनको हम क्या कहेंगे, पाई चार्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है,
पहले आप हमें क्या पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़िए। द पाई चार्ट गिवन हेयर रिप्रेजेंट द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। ठीक है, एक फैमिली है उसका डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर को क्या करता है, दिखाता है। मतलब कि वो घर में कितना खर्चा करते हैं, कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं, वो आपका ये पाई चार्ट जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ द टोटल मंथली इनकम इज, कितना है उनका, 33,650 रुपए। ठीक है, मतलब इस पूरे गोले का वैल्यू कितना है, इस पूरे गोले का वैल्यू है 33,650 रुपए। टोटल इनकम उनका कितना है, 33,650 रुपए, जिसमें से 12% वो लोग प्रोविडेंट फंड में लेते हैं, फूड में 25% निकालते हैं, हाउस का रेंट 18% देते हैं, इंटरटेनमेंट जैसे टीवी वगैरह कुछ है तो उसमें 9% देते हैं, चाइल्ड एजुकेशन में 23% दे रहे हैं, और मेडिकल में उन लोग दे रहे हैं 13%। ठीक है, ये उनका क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है, और टोटल उनका इनकम कितना है एक महीने का, 33,650 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये प्रश्न समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आगे क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है द हाउस रेंट पर मंथ इज, हाउस रेंट वो कितना देते हैं। ठीक है, तो हाउस रेंट का परसेंटेज कितना है आपका, 18%। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 18% ऑफ कितना निकाल लेना है, 33,650 रुपए का। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 18/100 इंटू 33,650। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 0 0 आपका कट गया। ठीक है, 5 एकम 5 दूने 10, क्या हो गया 5, आपका 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, फिर यहाँ पे एक गया, 5 दिया 15। ठीक है, अब ये 2 एकम 2, 2 निया, कितना बचा हमारे पास, 673 इंटू 9। तो करिए 673 इंटू 9, जो भी आपका आंसर आएगा वही है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना हुआ, 9 दिया 27, कैरी आया 2। ठीक है, अब यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, सी ऑप्शन है, 27 वाला ऑप्शन और कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, 9 9 सत्ते 63, 2 65, कैरी आया 6, 9 छक्का 54 और 6। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने। हाँ। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको निकालना है द एनुअल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड विल बी। ठीक है, एनुअल सेविंग पहले आपको एक महीने का निकालना है, सेम निकालना है। कैसे निकालेंगे, 12% ऑफ कितना, 336, कितना था, 650, है ना। तो इसका आप निकालिए, सेम उसी तरह से निकालना है। ठीक है, 12/100, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 33650। चलिए निकालिए, कितना आएगा एक महीने का, कितना आएगा, हाँ बहुत इजी है, अभी हमने कटाया था, कितना आया था इसका, 673, और यहाँ से ये कट गया आपका 2, तो कितना हो गया आपका, 6 से गुणा कीजिए 673 का, कितना आया, 6 तिया 18, कैरी आया 1, 6 सत्ते 42, 1 43, कैरी आया 4, 6 छक्का 36 और 4, कितना हुआ, 4,038 रुपए। ठीक है, एक महीने का। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, एनुअल का, एनुअल यानी कि 12 महीने का। ठीक है, तो इसको फिर से आप क्या कर दीजिए, 438 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96, कैरी आया 9। ठीक है, 12 दिया
36 और 9 कितना हो गया आपका 45 का 5 कैरी आया 4 12 सुनम सुन और 4 12 12 चौक 48 कितना हो गया 48,456 रुपए। ठीक है समझ में आ रहा है ना। मैं सॉल्व करते जाऊंगी आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। अगर आप लोग खुद से इसमें हाथ पैर नहीं मारेंगे तो ये आपका डीआई जो है यही आएगा ऐसा ही आएगा मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इसी पैटर्न में आएगा, रेशियो का आएगा, एवरेज का आएगा, ठीक है परसेंटेज का आएगा, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन यही आएगा तो ये नहीं है कि यही आपका क्वेश्चन रहेगा यही चीज आएगा, ये हम इसका दावा नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है तो उसको सॉल्व कीजिए। बैठ के अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है नेक्स्ट चलिए देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आफ्टर प्रोविडेंशियल फंड डिडक्शन एंड पेमेंट ऑफ हाउस रेंट द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली रिमेन्स। ठीक है अब देखिए अब इसमें क्या है जैसा मैंने आपको बताया कुछ नहीं था। पहला हमारा क्या है प्रोविडेंट फंड अभी हमने निकाला कितना 4,038 रुपए। ठीक है एक महीने का कितना निकाला हमने 4,038 रुपए। और हमने हाउस रेंट कितना निकाला था एक महीने का, अगर याद नहीं है आपको तो पीछे आप देख लीजिए। ठीक है कितना था 6,057 रुपए है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना है 6,057 रुपए, ये हमारा क्या हो गया हाउस रेंट हो गया। ठीक है अब क्या पूछा है ये देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप डीआई सॉल्व करें तो उसको फेयर की तरह सॉल्व कीजिए। ठीक है ताकि आप प्रीवियस डेटा यूज कर सकें। अदरवाइज अगर आपके पास प्रीवियस डेटा नहीं होगा तो आपको यहाँ पे फिर से इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप तो आपको टाइम जाएगा। ठीक है तो इसलिए फेयर की तरह सॉल्व कीजिए ताकि आपको प्रीवियस डेटा आप यूज कर सकें। ठीक है यहाँ पे क्या बोला गया आफ्टर प्रोविडेंट फंड डिडक्शन, मतलब कि प्रोविडेंट फंड निकालने के बाद और पेमेंट ऑफ हाउस रेंट निकालने के बाद उस फैमिली के बाद टोटल इनकम कितना बाकी रह जाता है। ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 8 7 क्या होता है 15 कैरी आया एक, तो ये क्या हो गया 9 और यहाँ पे 0 और 10। ठीक है कितना हो गया हमारे पास टोटल प्रोविडेंट फंड और हाउस रेंट का टोटल कितना हो गया 10,095 रुपए। और हमारे पास टोटल कितना उनका इनकम है 33,650। इसमें से हम क्या करेंगे 10,095 को निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे क्या हो गया आपका 5, ये 14 में से 9 गया तो कितना बचा आपका 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है और यहाँ पे आपका 5 और ये क्या हो गया आपका 3 और ये 2, कितना बचा आपका 23,555 रुपए। ठीक है समझ में आ रहा है ना। एनी डाउट। ये जब आप इसको खुद से निकाल पाएंगे, ठीक है जब आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ इसमें ये करना है, तब आप इसमें क्या हो पाएगा इजिली आप इसको बना पाएंगे। ठीक है जब आप इसको खुद से निकाल पाएंगे कि हाँ इसमें ये करना है करके। ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें आपको निकालना क्या है। ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया टोटल अमाउंट पर मंथ। ठीक है टोटल अमाउंट पर मंथ द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट टुगेदर। ठीक है फूड और एंटरटेनमेंट में टोटल अमाउंट कितना निकालता है वो फैमिली। ठीक है तो फूड में कितना कर रहा है वो 25% एंड एंटरटेनमेंट में कितना कर रहा है 9%। ठीक है इन दोनों को प्लस कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका 34%। 34% ऑफ कितना निकालना है 35,650 रुपए का। ठीक है तो सेम उसी तरह से आप निकालिए 34%, यहाँ परसेंट है तो हम नीचे 100 लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 35,650। ठीक है अब इसको कटाएंगे 0 0 आपका कट गया। ठीक है 5 2 और इसको हमने अभी कटाया था कितना हुआ था 673। फिर यहाँ से 2 से कटा देंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। अब इसको क्या कर लीजिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है 17 से 673 को मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से कीजिए।
DI के लिए आपको टेबल भी अच्छे से याद होना चाहिए, कम से कम अगर आपका 20 तक याद है या फिर 15 तक याद है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपका ज़्यादा रहता है, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें ज़्यादा रहती हैं। अभी अभी हम रिसेंट वाले जो प्रश्न देखेंगे उसमें और आपको देखने को मिलेगा। हुआ मल्टीप्लाई? हाँ दीदी, बी वाला ऑप्शन है। सी ऑप्शन? नहीं, बी। बी ऑप्शन? ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन है। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्या था, पाई चार्ट कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पाई चार्ट जब भी आपको दिया होगा तो आपको एक टोटल नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ था 33,650 रुपए, ठीक है, ये आपका टोटल नंबर दिया हुआ था। साथ ही साथ आपको क्या दिया होगा, आपको एक परसेंटेज में इस तरह से एक चार्ट बना के दिया होगा, उस चार्ट को आपको सॉल्व करना होता है पाई चार्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये क्या होता, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, इस टाइप का जब आपका प्रश्न आता है तो इसको बार ग्राफ या फिर हिस्टोग्राम, ये दोनों कहा जाता है। ठीक है, बार ग्राफ या फिर हिस्टोग्राम। तो इसमें भी आपको उसी तरह से ये सॉल्व करना है, डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the income and expenditure in million। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है, मिलियंस में दिया हुआ है। ठीक है, अब 5 कंपनी, मतलब कि एक कंपनी जो है वो किसी चीज को बनाने में कितना एक्सपेंड करती है और कितना उसको इनकम होता है, उसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, 5 अलग अलग कंपनी का इन 2001। ठीक है, कौन से ईयर का, 2001 का इसमें दिया हुआ है। ठीक है, द परसेंट प्रोफाइल और लॉस ऑफ द कंपनी इज गिवन बाय, यहाँ पे आपका फॉर्मूला भी दे दिया है कि अगर आपको फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के यूज करना है। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्सपेंडिचर कौन सा है, ब्लू वाला जो दिख रहा है, ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है वो क्या है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च किया। ठीक है, ब्लू वाला लाइन में क्या है, खर्च, खर्च जितना खर्च किया है वो दिया हुआ है। और आपका ग्रीन वाला जो लाइन दिया हुआ है वो सभी कंपनी का क्या है, इनकम, कितना उनको मतलब कि अर्न हुआ। ठीक है, कितना उनको इनकम हुआ वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, निकालना है। यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, प्रश्न समझ में आया है? प्रश्न समझ में आया क्या? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 5 यस। अलग अलग कंपनी है। ठीक है, कौन कौन सी, MNPQR, ये 5 अलग अलग कंपनी है। तो यहाँ पे बोला गया है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, द कंपनी M and N टुगेदर हैड परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, M और N कंपनी दोनों मिला करके कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है, दोनों कंपनी का मिला के, तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप निकाल लीजिए एम और एन। ठीक है, तो एम का एक्सपेंडिचर कितना है, एम और एन का एक्सपेंडिचर कितना है, तो एम ने कितना एक्सपेंड किया है, 45 एक्सपेंड किया है, और एन ने कितना एक्सपेंड किया है, 40 एक्सपेंड किया है, मतलब कि 40 खर्च किया है, 40 मिलियन। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर एम और एन का कितना हो जाएगा, 85। ठीक है, और आर ने कितना किया, एम और एन ने टोटल इनकम कितना है दोनों का, तो यहाँ पे एम ने कितना इनकम किया है, देख रहे हैं यहाँ पे 35 का। ठीक है, और एन ने कितना इनकम किया है, 50 का। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 85, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इनकम भी उतना ही हुआ है और एक्सपेंडिचर भी उतना ही हुआ है ना। तो जितना खर्च हुआ उतना उनको मिल गया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसमें कुछ भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना आपके पास है उतना हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया था 400 रुपए। ठीक है, और उसने आपको 400 वापिस कर दिए,
तो आपको घाटा हुआ या फायदा हुआ? हम्म, अरे कुछ भी नहीं हुआ, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, देयर वाज नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4 जो है डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको देख के सॉल्व करने जैसा क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया डीआई में आपका क्या होता है, 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको सॉल्व करना होता है। 2 प्रश्न आपको क्या होता है, बहुत ईजी होता है, आप प्रीवियस डेटा यूज करके या फिर देख करके उसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न जो आपका था वो क्या था, देख करके आंसर देने वाला था। ठीक है, इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जीरो जीरो प्रॉफिट हो जाएगा, जीरो प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the income and expenditure in million। ठीक है, वही चीज दिया हुआ है, सेम यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रश्न पढ़ना है। इन 2001, ये डेटा पूरा किसका है, 2001 का डेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, what was the approximate percentage profit loss of all 5 companies taken together। ठीक है, हमें पूरी 5 कंपनीज का निकालना है, पूरे कंपनी का। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम प्लस एन प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, इनका एक्सपेंडिचर और इनका इनकम को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। चलिए करिए, एम एन पी क्यू आर, इनका एक्सपेंडिचर यानी कि ब्लू लाइन जो है उनको प्लस कीजिए और ग्रीन लाइन जो है उनको प्लस कीजिए अलग अलग। ठीक है, सभी का, और बताइए कितना कितना हुआ। जल्दी से कीजिए, एक्सपेंडिचर निकालिए सभी कंपनीज का। तो पहला हमने क्या निकाला था, एम एन का हमने निकाल लिया था, 85 था। ठीक है, उसके बाद इसका और प्लस कीजिए, इसका कितना है 45 है, इसका कितना है 30 है। ठीक है, और आर कंपनी का कितना है 45 है, इन सभी को प्लस कीजिए। उसी तरह से हमने इनकम में भी एम एन का निकाल लिया था, कितना था 85 था, और उसके बाद पी का उसमें ऐड कीजिए, पी का कितना है 40 है। उसके बाद यहाँ पे आप किसका है, क्यू का भी 40 ही है। ठीक है, और आर का कितना है 50 है, इन सभी को प्लस कीजिए। पहले वाले का कितना आया 205, एक्सपेंडिचर कितना है सभी का 205। ठीक है, उसके हाँ, बाद इनकम कितना आया 215। 215। मतलब यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक्सपेंडिचर खर्च इतना किया है, इनकम उनको इतना हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हमारा 2 ऑप्शन यहाँ से कट गया, लॉस वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, हमें ए या बी ऑप्शन से ही निकालना है, ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए कैसे करेंगे हम, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, याद है आप लोग को? पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब कि इनकम हुआ है, वहां से एक्सपेंडिचर को माइनस कर लेंगे। तो 215 में से 205 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 10। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, प्रॉफिट। तो ये हमारा 10 हुआ। ठीक है, हमें क्या करना है 10, और यहाँ पे क्या करना है 205, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। ठीक है, तो इनकम हमारा कितना था 215 माइनस 205 अपॉन 205 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 10/205 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 दूने
और यहाँ पे क्या हो गया 5 चौक 5 एकम, ठीक है। तो फिर जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 200 और ये क्या हो गया आपका 41, है ना। तो आप देख रहे हैं मतलब इसका अप्रोक्सीमेट बोला है आपको, एक्यूरेट नहीं बोला है, अप्रोक्सीमेट बोला है, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है जब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा कितना आया है 200/41, है ना। तो जब हम 41 देख रहे हैं, ठीक है, तो 41 किसके पास है, अगर हम इसको 40 लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर आपको अप्रोक्सीमेट बोला है तो आप नंबर्स को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या, लगभग। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको पूरा नहीं पूछा है, तो इसलिए ये 40 के आसपास है, इसलिए हमने क्या किया 5% का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये समझ में आया हमने क्यों किया है, ऐसा क्यों किया हमने, 41 को 40 क्यों माना है हमने, 41 को 40 क्यों माना। नहीं समझेगी। क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यानी कि क्या है आपका लगभग, ठीक है, लगभग कितना परसेंट है। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है अगर हम इसको 40 लिखेंगे, ठीक है, तो ये कितना परसेंट के आसपास हो जाएगा, क्योंकि एक ही है ना ये, तो एक को हम नीचे अगर लेके जाएं तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है, लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक को हटा दें तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 4 1 जा 4 5 जा, ठीक है। तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा, 5% के आसपास आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे, 41 पूरा है 41 को अगर आप पूरा डिवाइड भी करेंगे, आप डिवाइड करके देखेंगे तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.567 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको हमें अप्रोक्सीमेट कितना मानना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट हमें इसको 5 ही % मानना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ से ही उसको क्या कर दिया, हटा दिया, यहाँ से ही हटा के हम इसको 5% हमने निकाल दिया, ठीक है। अगर आपके पास अप्रोक्सीमेट बोला है तो आप उसको थोड़ा बहुत इधर उधर नंबर्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक चीजें सॉल्व करके नहीं देखना है। लॉजिकल रीजनिंग है, ये डीआई है, आपका आंसर देखा जाएगा आपने कितना सॉल्व किया है, कितना एक्यूरेट सॉल्व किया है, ये आपको नहीं देखा जाएगा। वहां पे आपका क्या देखा जाएगा कि आपने आंसर जो निकाला है वो सही निकाला है या नहीं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा बहुत इन चीजों को भी आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ आपको अनुमान लगाना आना चाहिए, ठीक है। जो हमने लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा कि आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना आना चाहिए कि हाँ ये अनुमान लगाया हमने तो इतना आया, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे यूज करना है। ये पूरा डीआई का मतलब सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं है, डीआई का मतलब आप कितना अपने दिमाग को यूज कर पा रहे हैं, कितने कम समय में उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ये देखना भी होता है डीआई, ठीक है। तो इन चीजों को भी आपको, और ये सारी चीजें आपकी आएंगी सॉल्व करते जब आप जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। देखिए अप्रोक्सीमेट कितना आया आपका 4.88 आया है जब इसको सॉल्व किया है, तो इसका अप्रोक्सीमेट कितने % पे लिया गया है, 5% पे। तो हमने डायरेक्ट यही कर लिया, हमने टोटल ना सॉल्व करके हमने इसको क्या कर लिया 40 बना दिया और डायरेक्ट यहाँ से 5% निकाल दिया, ठीक है। तो ये होता है आप जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, ठीक है, वही चीज दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, विच कंपनी अर्न द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट इन द ईयर 2001, ठीक है। कौन सी कंपनी ने सबसे ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, सबसे ज्यादा किसने अर्न किया है ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें आपको एक एक का निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप एम का निकालिए, एम इस फॉर्मूला में रखते जाना है आपको, ठीक है, सभी का। तो पहला हमारा इनकम कितना है एम का, यहाँ से आप एक चीज और देख लीजिए, जिसमें ग्रीन छोटा है मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है, परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट पूछा है, यानी कि लॉस के बारे में हमें पूछा नहीं जा रहा है। तो हमारे दो तो यहीं से ही कट हो गए, क्योंकि यहाँ पे जितना खर्च किया है उससे कम ज्यादा कम उन लोगों ने अर्न किया है, इनकम किया है। तो यहाँ पे इन लोगों को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है, प्रॉफिट पूछा गया है। तो हमें एम और पी का नहीं निकालना पड़ेगा,
सिर्फ 3 का निकाल कर देखना पड़ेगा, कौन कौन सा, एन, क्यू और आर का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपका ये भी आप निकाल सकते हैं, एम और पी आपका क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, एन और क्यू, मतलब कि आर को भी हमें नहीं निकालना पड़ेगा, हमें सिर्फ किसका निकालना पड़ेगा, एन और क्यू का। ठीक है, बस दो का आपको निकालना पड़ेगा, एन और क्यू का। ये चीजें भी आपको ऑप्शन देख के एलिमिनेट करना आना चाहिए, नहीं तो आप पूरा पांचों का निकालते रहेंगे तो आपको समय लगेगा। ठीक है, तो इन चीजों को डीपली आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें समझ में आते जाएंगी। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैंने मैथ्स में भी कहा था आप लोग को कि प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स है आपका, लॉजिकल रीजनिंग है आपका, डीआई है, ये सारी प्रैक्टिस बेस्ड होती हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अनुमान लगा करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा सिर्फ अब हमें क्या है, दो का निकालना पड़ेगा, एन और क्यू का। ठीक है, तो बस अब एन और क्यू में जाइए और उनका ही निकालिए। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, एन का निकालेंगे। एन का हमें प्रॉफिट निकालना है, इनकम हमारा कितना है, एन का 50 है, और हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है, 40 है। ठीक है, इनकम हमने 50 लिख दिया, एक्सपेंडिचर 40, नीचे भी हमें क्या लिखना है, एक्सपेंडिचर लिखना है और इनटू क्या कर देना है, 100। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 10, 40 और ये क्या हो गया, 100। ये 0 0 कट गया, कितना आ गया हमारा, 100/4। तो कितना हो गया, 4 दूने और 4 पंचे। ठीक है, तो ये हमारा एन का कितना परसेंट आ गया, 25%। अब उसके बाद इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, क्यू का निकालेंगे। तो क्यू का एक्सपेंडिचर कितने, क्यू का इनकम कितना है हमारा, 40% और एक्सपेंडिचर कितना है आपका, 30। ठीक है, नीचे भी हमें 30 लिखना है, उसके बाद यहाँ पे 100 कर देना है। यहाँ पे 10 आ गया आपका, 30 और ये क्या हो गया, 0 0 कट गया, ये आपका क्या हो गया, 3। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 जा कैरी आया 1, 3 3 जा, मतलब कि यहाँ पे हमारा किसका इनकम ज्यादा है, 33.33 आता जाएगा। ठीक है, तो किसका इनकम ज्यादा हुआ, किसका प्रॉफिट ज्यादा हुआ, एन का। हाँ, एन का प्रॉफिट 25% है और क्यू का प्रॉफिट 33% है, तो किसका हुआ, क्यू का प्रॉफिट ज्यादा हुआ ना। क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा सॉल्व करके बताया गया है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, पहले यहाँ पे इनको लॉस हुआ है। ठीक है, और हमें हमारे पास ऑप्शन में आर है ही नहीं, तो हम आर को क्यों सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जिनको लॉस हुआ है हम उनको क्यों सॉल्व करेंगे, हमें सिर्फ प्रॉफिट पूछा गया। इसलिए प्रश्न को आपको अच्छे से देखना है, कितना कम आपको सॉल्व करना पड़े, कितना कम समय आपको देना पड़े, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपका टाइम का भी वैल्यू होता है। अगर आप इसमें ही पूरा टाइम लगा देंगे तो फिर आप आगे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास और भी मैथ्स होते हैं, आपका सेकंड पेपर होता है, आपका फर्स्ट पेपर होता है। ठीक है, आप कितना भी सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको लगभग लग जाता है 20 मिनट, आप डीआई के लिए निकाल के रखिए, अगर आप स्मार्टली सॉल्व करते हैं तो। अदरवाइज आप आधा घंटे से 35 मिनट भी लगा सकते हैं इसमें, अगर आप एक एक सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, फॉर कंपनी आर इफ द एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड 20%। ठीक है, सिर्फ आर कंपनी की यहाँ पे बात की जा रही है, बाकी आपको नहीं देखना है। कंपनी आर में क्या हुआ है, expenditure had been expenditure had increased 20% in 2001। ठीक है, फ्रॉम ईयर 2000। ठीक है, 2000 में जितना खर्चा किया गया था, सन 2000 में जितना खर्चा किया गया था उससे कितना परसेंट इंक्रीज, 2001 में कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया गया है, 20% इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, द कंपनी हैड अर्न प्रॉफिट 10% इन 2000। ठीक है, 2000 सन 2000 में 10% प्रॉफिट ऐड किया, अर्न किया था, कौन सी कंपनी ने, आर कंपनी में 2000 में। ठीक है, व्हाट वाज द कंपनीज इनकम इन 2000 में। ठीक है, तो 2000 में कंपनी का इनकम क्या रहा होगा। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, प्रश्न को अच्छे से समझिए। आर आर कंपनी ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज, मतलब कि 2001 में 2000 से 20% ज्यादा एक्सपेंड किया है। ठीक है, मतलब कि 20% कम एक्सपेंड किया था 2000 में।
ठीक है। द कंपनी अर्न प्रॉफिट 10%, 2000 में 10% उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था, तो उस समय उनका इनकम क्या रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालिए कि उसका एक्सपेंडिचर उन्होंने कितना किया है। ठीक है, 2000 में एक्सपेंडिचर उन्होंने कितना किया है, ये आपको निकालना है। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या है इसमें। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। इसमें आपको हर जगह क्या है, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, मतलब कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहाँ से आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या हम निकालेंगे तो कैसा आंसर आएगा, वो चीज आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन कुछ नहीं है, इजी ही है। ठीक है, जो हमने परसेंटेज जो पहले पढ़े थे, अगर वो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले हमारा क्या है कि 2000 में मान लीजिए कि उसका एक्सपेंडिचर क्या था, एक्स था। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि 2000 में उनका एक्सपेंडिचर एक्स था, तो दो अभी हमें क्या बताया गया है कि 2001 में क्या किया, 20% ज्यादा एक्सपेंड किया। ठीक है, तो पहले का 100% और अभी का 20% उन्होंने क्या किया, ज्यादा एक्सपेंड किया है। ठीक है, इंटू एक्स, मतलब कि पहले का जो जो जितना भी एक्सपेंड किया था उससे 120% ज्यादा उन्होंने क्या किया, एक्सपेंड किया। ठीक है, तो अभी हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, आर कंपनी का देखिए कितना है, 45%। ठीक है, तो अभी का एक्सपेंडिचर कितना है, सॉरी 45 मिलियन। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, 2000 का, 2000 में कितना एक्सपेंड किया था उसका आप क्या निकाल लेंगे, एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 45, 100 ऊपर चला जाएगा और 120 आपका क्या हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, 0 0 हमारा कट गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 छक्का 2 पंचे। ठीक है, इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए कि 5 पचे 25। ठीक है, 5 5 जा 25, कैरी आर 2, 5 4 जा 20 एंड 22, और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 6 से हम जब इसको क्रॉस करेंगे या कटाएंगे तो कितना होगा, 6 3 जा 18, कैरी आया 4। ठीक है, 6 कितना जा, 6 7 जा 72, सॉरी 42, कैरी आया 3, 6 5 जा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यानी कि 2000 में कितना खर्च किया था उन लोगों ने, उस कंपनी ने, आर आर कंपनी ने क्या किया था, 2000 में 37.5 मिलियन खर्च किया था, एक्सपेंड किया था। ये समझ में आया हमने कैसे निकाला, क्लियर है यहाँ तक। हाँ। ठीक है, तो अब हमें क्या हुआ है, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हुआ है कि 2000 में कंपनी ने कितना अर्न किया था, 10% अर्न किया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। 10% उनने अर्न किया था, इनकम हमें पता नहीं है। ठीक है, इनकम को इनकम ही रहने दीजिए। एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, 37.5, और नीचे भी हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर लिखना है 37.5 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका इनकम आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में इसको मिटाती हूँ। यहाँ पे हमारा 10 है, यहाँ पे हमारा इनकम माइनस 37.5, नीचे भी 37.5 इंटू 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 37.5। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इनकम माइनस कितना हो जाएगा आपका, 37.5। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 0 0 आपका कट गया। ठीक है, अब यहाँ से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.75 इज इक्वल टू इनकम माइनस 37.5। ठीक है, ये आपका माइनस में है, इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कितना हुआ आपका,
3.75 प्लस 37.5, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो गया 37.5, 3.75, तो कितना हुआ 5, 7 5 12, कैरी है 1, 10 11 और ये क्या हो गया 41.25। ठीक है, समझ में आ गया। इनकम 2000 का कितना हुआ 41.25। क्लियर है? एनी डाउट इसमें? आपको परसेंटेज और आपका जो रेशियो है, एवरेज है, उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने हैं। ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है इन द कंपनी क्यू 2001, ठीक है, 2001 was 10% मोर देन इनकम इन 2000, सेम है। ठीक है, प्रीवियस की तरह इसमें इनकम दिया हुआ है, प्रीवियस में आपका क्या दिया हुआ था, एक्सपेंडिचर दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके आएंगे, इसको आप लोग सॉल्व करके आइए, देखते हैं आप लोग को क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जो हमने अभी प्रीवियस में बनाया वैसा ही आपका ये है, उसमें हमारा एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, इसमें आपका क्या दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके आएंगे। चलिए, ठीक है दीदी। अब ये जो हमारा एक लाइन वाला है वो हम लोग कल देखेंगे, लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं। बाकी हम लोग फिर प्रीवियस ईयर, जो ये सारे जो प्रश्न हैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग देखते जाएंगे। और अभी रिसेंट में आपका जो पेपर हुआ है उसका आप लोग मुझे या तो डीआई का ही भेज दीजिएगा, ताकि मैं देख पाऊँ कि कैसा आप लोग का